हेलो स्टूडेंट, ये चैप्टर है हमारा बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इतिहास का ये 7वां चैप्टर है। इससे पहले हम 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं और उनमें हमने अलग अलग देशों के बारे में बात की। जो इतिहास हमारा प्रारंभिक इतिहास है उसके बारे में बात की। उसके बाद हमने जो साम्राज्य यूरोप और अलग अलग महाद्वीपों में फैले हुए थे उनके बारे में बात की। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये सांस्कृतिक परंपराएं जो हैं उनमें बदलाव आया और किस तरह से एक आधुनिक युग में इन देशों में जो बदलाव आए उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इस समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज या नगरों या देशों में रह रहे हों, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी थी और यूरोप में इतिहास की समझ इतनी विकसित होने लगी थी कि लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। 14वीं शताब्दी यानी कि एक बदलाव का युग। 14वीं से 17वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है, जो समय है, वो काफ़ी बदलाव भरा था और यहाँ पर यूरोप में या 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जो थे यूरोप के कई देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी, यानी कि शहरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक नगरीय संस्कृति का विकास होने का मतलब है कि जो शहर जो थे वो नए बसने लगे थे और शहर के लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा सभ्य समझने लगे थे। वो मानते थे कि ग्रामीण लोग जो हैं वो गंवार हैं और वो उनसे ज़्यादा सभ्य हैं, उन्हें रहन सहन का तरीका नहीं आता है। इसलिए कुछ शहरों का विकास हुआ। इन शहरों में खासकर जो थे फ्लोरेंस, वेनिस और रोम थे और यहाँ पर इन शहरों में कला और विद्या दोनों के केंद्र बने हुए थे। यहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और नई नई जो कलाएं थी उनका विकास इन शहरों में हो रहा था। चर्च और राजा की तरफ से इन शहरों को कुछ छूट मिली हुई थी और ये शहर जो है वो अपने विकास के लिए अपना आगे कदम बढ़ा रहे थे। यहाँ पर रहने वाले जो अभिजात वर्ग, अमीर वर्ग के जो लोग थे वो इन कलाकारों और लेखकों को आश्रय दे रहे थे। आश्रय मतलब उनको अपने यहाँ पर रखकर उनके विकास में सहायता कर रहे थे। मुद्रण के आविष्कार के कारण, मुद्रण मतलब छपाई, जो पुस्तकों की छपाई होने लगी थी, तो शहरों में जो छपाई शुरू हो गई थी उसके कारण न केवल शहरों में बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी पुस्तकों की उपलब्धि अब हो गई थी और लोगों में पुस्तक पढ़ने का एक जो उत्साह था वो बढ़ गया था। लोगों में शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति उत्साह लोगों में बढ़ने लगा और लोग अपने आप को, यह आधुनिक विश्व जो था उसको एक प्राचीन दुनिया से कंपैरिजन करने लगे कि वो उस समय अज्ञानता फैली हुई थी और आज का जो आधुनिक समय है वो एक विकसित समय आ चुका है। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही कि यूरोप विश्व का केंद्र है। अब जो एक नई धारणाएं जो जन्म ले रही थी उनके अनुसार लोग अपने धर्म का चुनाव खुद कर सकते थे, यानी कि लोगों में जागरूकता आ गई थी और चर्च के प्रति उनके विश्वास में बदलाव आ चुका था और पृथ्वी के केंद्र के संबंध में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत साबित हो चुकी थी जो पहले बताई गई थी, क्योंकि वैज्ञानिक जो थे अब सौरमंडल के बारे में और ज़्यादा नए नए खोज करने लगे थे और उसके बारे में समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान यानी कि जो भौगोलिक यानी कि ज़मीनी जो उसका क्षेत्रों का ज्ञान था उसको वो काफ़ी हद तक अब बदल चुका था और पहले जो ये माना जाता था कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है वो अब बदलने लगा था, क्योंकि लोगों में
ना केवल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कुछ और नई खोजें करनी शुरू कर दी थी, जिससे यह वो विश्वास हो गया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र नहीं है, क्योंकि उस समय यूरोप को विश्व का केंद्र माना जाने लगा था। इटली के नगरों का पुनरुत्थान। अब इटली में किस तरह से शहरों का पुनरुत्थान शुरू हुआ। पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। यानी कि पश्चिमी रोम साम्राज्य का पतन हो गया था, यानी कि वो बिखर चुका था साम्राज्य। जो विशाल साम्राज्य, कभी इतना बड़ा रोम साम्राज्य था, वो उसके बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। यानी कि इटली जो कि उसकी राजधानी थी, वो एक केंद्र बिंदु था उस समय विकास का, उसका काफ़ी हद तक जो विनाश होना शुरू हो गया था। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी, यानी कि एकीकृत मतलब जो लोगों को जोड़ कर रख सके। और रोम का पोप जो कि धर्मगुरु था, वो इससे पहले सार्वभौम मतलब सर्वोच्च माना जाता था, लेकिन अब यूरोपीय राजनीति में उतना मजबूत नहीं था। लोगों में जागरूकता आ चुकी थी और चर्च का जो स्थान पहले हुआ करता था वो अब नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। एक अरसे से मतलब एक लंबे समय से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र में सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे। सामंती जो थे उनका उन्हें काफ़ी जो महत्व दिया जाने लगा था और चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। लातिनी चर्च यानी कि जो लैटिन एरिया का जो चर्च था, उसके चर्च ने सामंतों को एक महत्वपूर्ण स्थान समाज में दिया था। इस समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। पूर्वी यूरोप में बाइजेंटाइन साम्राज्य का विस्तार होता जा रहा था। कुछ उधर और पश्चिम में इस्लाम की एक साझी सभ्यता का निर्माण हो रहा था। दूसरी तरफ पश्चिमी यूरोप की तरफ जो था इस्लाम धर्म उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था और विस्तार कर रहा था। जिस तरह से एक साझी सभ्यता का निर्माण हुआ। इटली एक कमज़ोर देश था और उसके अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। इटली वैसे भी छोटा था लेकिन फिर भी टुकड़ों में बटा हुआ था और काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। जो शासन उसका पहले हुआ करता था वो काफ़ी हद तक उसका पतन हो चुका था। परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। जो ये परिवर्तन आए जो इटली को कमज़ोर दिखा रहे थे, उन्हीं के कारण कुछ ऐसे बदलाव हुए, सांस्कृतिक बदलाव, जिनके कारण उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। बाइजेंटाइन साम्राज्य जो कि इस्लामी और दूसरे देशों के बीच में अपने जो संबंध बढ़ा रहा था, उसने 12वीं शताब्दी में मंगोलों के साथ जो रेशम के मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो पश्चिमी यूरोपीय देशों में व्यापार को बढ़ावा मिला। अब जो इस्लामी देश थे वो भारत और चीन से सामान ले जाकर वहाँ तक पहुँचाते थे, यूरोप तक पहुँचाते थे। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में देख रहे थे, के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों के एक समूह के में भी मानते थे। यहाँ पर ये मैप दिया गया है, इसमें अलग अलग जो उस समय के जो इटली साम्राज्य था उसके अलग अलग क्षेत्रों को, शहरों को दर्शाया गया है। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इन शहरों का विकास होने लगा था और जो शहर थे जिनमें कि फ्लोरेंस और वेनिस जो शहर थे वो एक गणराज्य के रूप में थे, यानी कि वहाँ की शासन व्यवस्था वो खुद संभालते थे। और उसके अलावा कुछ दरबारी और नगर भी थे, दरबारी नगर जिनको राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहर पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था।
तो पहला वेनिस शहर जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसमें व्यापारिक गतिविधियाँ ज़्यादा थी। उसी तरह जिनेवा भी काफ़ी विकसित शहर था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। यहाँ पर धर्माधिकारी मतलब धर्म गुरु जो थे वो ज़्यादा सशक्त नहीं थे और वो ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करते थे लोगों के जीवन में। उसी तरह से सामंत वर्ग भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नहीं था। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यानी कि गणराज्य थे और यहाँ की जनता जो थी, यहाँ के जो नागरिक थे, नागरिक कौन, जो कि व्यापारी थे मेनली, वो लोग ही राज्य के नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और इस तरह से नागरिकता की भावना बढ़ने लगी। अब यहाँ तक कि जब इन नगरों के शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ के नागरिक कहने में भी गर्व का अनुभव करते थे। इन नागरिकों का इतना दबदबा था कि जब यहाँ पर सैनिक तानाशाही हो गई, तब भी यहाँ के नागरिकों के अधिकारों को नहीं दबाया गया। 14वीं और 15वीं शताब्दी 1300, ये एक चार्ट दिया गया है, इसके थ्रू बताया गया है कि क्या क्या उस समय बदलाव आए थे। 1300 में इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद को पढ़ाया जाने लगा, यानी कि नए टॉपिक्स जो थे उस समय यहाँ पर उनकी शुरुआत की गई थी। 1341 में पेट्रोक को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1349 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1390 में जेफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन किया गया और इस पुस्तक के द्वारा लोगों के जीवन को, लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनको एक नई जो व्यवस्था थी उसके बारे में बताया गया। वो 1436 में ब्रुनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का परिरूप तैयार किया। 1453 में कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ओटोमन तुर्कों ने पराजित कर दिया। यानी कि अब जो कुस्तुनतुनिया का क्षेत्र था वो बाइजेंटाइन शासक से हटकर ओटोमन तुर्कों के कंट्रोल में चला गया। 1454 में गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबल का प्रकाशन किया और 1484 में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। यानी कि अब जो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे वो नई नई खोज कर रहे थे, जिससे कि कुछ जो नए जो वो किए गए थे, खोजें की गई थी, उनको सामने, वो दुनिया के सामने आने लगी। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचे और 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर चित्र बनाया, जो अंतिम भोज के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। और 1512 में माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए। ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जो कि सांस्कृतिक बदलाव को दर्शाती हैं उस समय के, और इनको हम वन बाय वन एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, और फिर कल मिलते हैं।